जैसे कि अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 दिन पहले एक पेशेंट आया था, यंग पेशेंट था, जेई का स्टूडेंट, चेस्ट पेन, घबराहट, सांस में परेशानी को लेकर। जब हमने ईसीजी, 2D को, टीएमटी, एक्सरे चेस्ट, एवन एचआरसीटी चेस्ट तक करा लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो हमने दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खुद को महसूस होने लगती है और एक डर बैठ जाता है कि मुझे हो सकता है हार्ट अटैक आने वाला हो। आईसीयू एडमिशन के बाद भी लोग हम्म, काफ़ी ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम सही होंगे या नहीं होंगे, हमें कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं हो गई है। तो आप आपकी जगह सही है कि आपने देखा, सारी जांच कराई, नॉर्मल है, उसे कहीं कोई शारीरिक रूप से बीमारी नहीं है, नहीं। पर उसे वो बीमारी है ना तकलीफ होते हुए भी, पर वो तकलीफ महसूस हो रही है दिमाग से। एक पेशेंट था जिसको मेरे आई से नहीं दिख रहा, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था, दिल्ली तक दिखा लिया आंखों के डॉक्टरों को। बस जैसे स्टूडेंट आते हैं कि हमें नाइट फॉल होता है या हाँ मास्टरबेशन करते हैं और उनको गिल्ट फील होता है, हाँ, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? करते हैं। कई बच्चे आते हैं जो पूरे पूरे दिन मास्टरबेशन करते हैं। ओह! हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर। आज का वीडियो हमारा बाकी वीडियो से बहुत अलग है। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, जो कि बहुत ही सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन हैं। आज हम बात करेंगे सर उन पेशेंट्स की जो बहुत ओपीडी में आते हैं फिजिशियंस के पास, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जो कि उन्हें लगता है उनके शरीर से जुड़ी हुई है, पर वो समझ नहीं पाते कि वो बीमारियां कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ी हुई है या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो सर आप बताइए। नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जैसा कि डॉक्टर नीना ने बताया कि अधिकतर बीमारियां पेशेंट्स की जो हैं मानसिक होती है, किंतु वो फिजिकल सिम्टम्स के साथ अपने को प्रेजेंट करते हैं इन ओपीडीज, लाइक इजी फटीगेबिलिटी, हेडेक, चेस्ट पेन एंड पेट दर्द। अब जैसे कि पेशेंट इनके साथ प्रेजेंट करते हैं और जगह जगह ओपीडीज़ में जाकर, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। साथ में कई बार अपने को गूगल में सर्च कर लेते हैं जब समस्या का समाधान नहीं होता है, और उसके हिसाब से भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप डेली इतने पेशेंट्स देखते हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी शारीरिक बीमारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है? किस तरह के पेशेंट्स होते हैं, क्या लक्षण वो लेके आते हैं? कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, चेस्ट पेन को लेकर आते हैं, ब्रेथलेसनेस को लेकर आते हैं कि सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो वो सोचते हैं कि लाइक हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, हम्म, जबकि वो जो जुड़ी बीमारी है वो मानसिक रूप से भी होती है कई बार यंग पेशेंट्स में। क्योंकि वो आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, कहीं पे भी देखते हैं कि कोई यंग पेशेंट था जो जिम में था या कहीं एक्सरसाइज कर रहा था और वहाँ हम्म, पे सडन डेथ हो गई। तो इस कारण से भी घबरा कर आते हैं। और कई पेशेंट्स आते हैं जो सिर दर्द को लेकर आते हैं कि कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया किसी तरह का। हम्म। तो वो एमआरआई कराते हैं बार बार, लेकिन फिर भी कोई एमआरआई हमेशा नॉर्मल आती है, और उनको असली में उनको मानसिक स्वास्थ्य से सही रिलेटेड है। रहता है। ना कहीं अगर मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट देख पाऊँ तो वो एक एंजाइटी का पेशेंट है जो घबराहट, बेचैनी है, एग्जैक्टली। या उसे टेंशन हेडेक है, स्ट्रेस की वजह से एग्जैक्टली। हेडेक है, पर एग्जैक्टली। उसने कोरिलेट कर लिया ओवर थिंकिंग शारीरिक कर रूप करके से। वो हाँ। ये सोच सोच के बार बार हम्म। कि मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, उसको ये बीमारी थी तो मुझे तो ये बीमारी नहीं है। तो ये सोच को तो हमें कहीं ना कहीं मिटाना उस है। पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास आना चाहिए था अपने एंजाइटी या टेंशन हेडेक को दिखाने, डेफिनेटली। पर उसका पूरा ध्यान अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे गया और इसीलिए उसने मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया और मल्टीपल टेस्ट करवाए। डेफिनेटली उसे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। हम्म, और पेशेंट बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है कि भाई मुझे चेस्ट पेन तो नहीं हो गया, हम्म, मुझे बार बार हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, हम्म, या मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, या मुझे जैसे कि कोरोना टाइम में हुआ था कि सबको ब्रेथलेसनेस अन्य पेशेंट्स को भी होने लग गई थी, नॉर्मल पेशेंट को भी, कभी एंजाइटी की मुझे वजह से हो गई थी। कोरोना तो नहीं हाँ। हो गया, मैं मर हम्म। तो नहीं जाऊंगा, हाँ, एक डर बैठ गया था। डर बैठ गया था। जैसे कि अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 दिन पहले एक पेशेंट आया था, यंग पेशेंट था, जेई का स्टूडेंट, चेस्ट पेन, घबराहट, सांस में परेशानी को लेकर। जब हमने ईसीजी, 2D को, टीएमटी, एक्सरे चेस्ट, एवन एचआरसीटी चेस्ट तक करा लिए, लेकिन कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं निकली। तो हमने दिमाग में आया हमारे कि हमें इसको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करना चाहिए। हम्म। जब हमने उनको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करा, तब हम पता चला कि उसकी जो बीमारी थी वो मानसिक बीमारी की थी। वजह से थी। तो ये मतलब वो एक तरह का पैनिक अटैक था, पैनिक अटैक। जैसे एंजाइटी के सीवियर हाँ फॉर्म जी। को हम पैनिक अटैक बोल देते हैं।
जब इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे अस्पताल में भर्ती ना होना पड़ जाए। क्योंकि पैनिक अटैक में इस तरह के लक्षण आते हैं कि छाती में भारीपन लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खुद को महसूस होने लगती है और एक डर बैठ जाता है कि मुझे हो सकता है हार्ट अटैक आने वाला हो। कईयों को तो इस तरह के लक्षण भी आने लग जाते हैं कि उल्टे हाथ में दर्द है, जहाँ से जो पढ़ लिया वही लक्षण आने लग जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है पेशेंट, और घर वाले फटाफट से इमरजेंसी में लेके भागते हैं। और जहाँ पे पता चलता है कि ये तो एक एंजाइटी है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, फिजिशियंस भी उस वक्त घर वालों की और पेशेंट्स को देख के सोचते हैं कि हाँ, हमें भी क्योंकि वो सारे इन्वेस्टिगेशन कराना करवाने जरूरी ही है, है। क्योंकि अगर 100 में से एक पेशेंट भी ऑर्गेनिक बिल्कुल। निकलता है, तो जबकि 99% तो इस तरह के मानसिक ही एंजाइटी रहते है, हैं हाँ। जो यंग पेशेंट्स पर हम आते उसे हैं। 1% को तो मिस भी नहीं कर हम इसको सकते। 1% को मिस ना कर दें, इसलिए हम सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह के जब भी पेशेंट्स ओपीडी बेसिस पे आएँ और आप लोगों को आइडिया लग जाए, तो कहीं न कहीं ओपीडी बेसिस पे ही हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देना चाहिए। हाँ, हम साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करेंगे तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर हुँ, एडमिट की जरूरत होगी तो साइकेट्रिस्ट खुद भर्ती करके, और दे कैन कॉल द फिजिशियन हुँ, ऑन कॉल यस। एंड दे कैन टेक देयर ओपिनियन आल्सो। डॉक्टर ने कई बार हमें देखने में आता है कि पोस्ट इन्फेक्शन के कारण से या पोस्ट आईसीयू एडमिशन के बाद भी लोग हुँ, काफ़ी ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम सही होंगे या नहीं होंगे, हमें कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं होगी है। हुँ, तो इसके लिए भी आपकी काउंसलिंग की हमें ज़रूरत रहती है पेशेंट्स को, एंड इवन समटाइम्स दे नीड मेडिकेशंस आल्सो। यस सर। अभी कई बार पोस्ट आईसीयू साइकोसिस बहुत कॉमन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव साइकोसिस बहुत कॉमन होता है, कि ऑपरेट किया, वो एक तरह के बहुत बड़ा स्ट्रेस है लाइफ का, या आईसीयू में रहे तो स्ट्रेस है, तो उसके बाद पेशेंट साइकोसिस में भी जाते हैं। तो उस वक्त भी साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है पेशेंट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। जो आप बता रहे हैं कि वायरल हो गया, टाइफाइड हो गया, कोविड हुआ था पहले, तो इन सब के बाद ब्रेन में भी ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन के लिए भी वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ब्रेन में सेरोटोनिन वगैरह का बैलेंस बिगड़ जाता है। प्लस पेशेंट बहुत दिनों तक आइसोलेशन में रहता है, बहुत दिनों तक वो अपने वर्क लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, फिजिकली वीक हो जाता है, खाने पीने में उसकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक नॉर्मल ज़िंदगी जो वो जी रहा था वो तो फुल स्टॉप लग गया। तो वो सारे रीजंस हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में या एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो उस वक्त पेशेंट्स को और पेशेंट के रिलेटिव को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसे मानसिक स्वास्थ्य को भी देखा जाए, और अगर दिक्कत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाए और अप्रोच की जाए। कई बार हमें देखने में आता है जैसे कि लोग ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बार बार उनको क्रोध आता है, बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हम्म। तो वो लाइक, जैसे कि अभी 3 दिन पहले एक केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ का रेगुलर झगड़ा होता था, और इवन एक दिन झगड़े में, अभी 7 दिन पहले की बात हम्म। है कि उसने एक पॉइजन लेने की कोशिश करी। इवन थोड़ा सा ऑल आउट जो रेगुलर रहता है अपने घरों में हम्म। मच्छर को मारने के लिए, तो वो थोड़ा सा लिया, फिर हमने हम्म। गैस्ट्रिक लवाज किया इन इमरजेंसी की। एंड हमने जब उसको देखा कि उसको हम्म। साथ ही साथ साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है, तो हमने साइकेट्रिस्ट आपसे से कंसल्ट किया, तो उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ आपके थ्रू। ऐसा होता है कई बार, जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते पति पत्नी या घर में कोई भी सदस्य, सास बहू या बेटा, कोई भी सदस्य हो सकता है, जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते तो उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी एक तरह की मानसिक बीमारी ही है। कोई भी चीज़ की अति बीमारी होती है, अगर शरीर का तापमान बढ़ जाए तो बुखार, शुगर बढ़ जाए तो डायबिटीज़, वैसे गुस्सा भी अगर नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट हर छोटी बात पे उत्तेजित हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है, जो कि लड़ाई का कारण बन रहा है घर में, तो उस वजह से ऐसे केसेस बहुत देखने मिल रहे हैं कि पति पत्नी बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों के सामने झगड़ा कर रहे हैं, और उस वजह से पत्नी ने पति को डराने के लिए कि मैं तो मर जाऊंगी, या इम्पल्सिव डिसीजन एक फटाफट से ले लिया कि हटाओ, इस सिचुएशन से मर जाना अच्छा है, ऑल आउट पी लिया, पॉइजन पी लिया, कहीं से कूदने की कोशिश करी, कहीं फांसी लगाने की कोशिश करी। तो नो डाउट सबसे पहले हमें उसे फिजिकली स्टेबल तो करना ही पड़ेगा। पॉइजन लिया तो गैस्ट्रिक लवाज करके पहले पेशेंट को सर्वाइव करना पड़ेगा। पर उसके बाद की स्टेज ये है कि हमें उसे साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कंडीशन कल को फिर आ सकती है, 1 महीने दोबारा ना बाद हो। दोबारा आ सकती है। तो जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकियाट्रिस्ट पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या कारण रहा है, अगर मानसिक बीमारी होती है तो दवा गोली स्टार्ट करते हैं, कितना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं डिप्रेशन के चलते आ रहा है, क्या परिस्थिति के चलते आता है। कपल काउंसलिंग करते हैं, दोनों को बैठ के समझाइश करते हैं, दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है,
गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता बिगड़ रहा है, घर परिवार बिगड़ रहा है, उसको ठीक करते हैं। कई बार कारण ये होता है कि पति दारू पी के आ गया, नशा करके आ गया, या फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा है, या बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। बहुत सारे कारण होते हैं जो हस्बैंड वाइफ में या घर के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिस चीज़ उसी कंडीशन में इतना गुस्सा आता है, तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है, एक एक प्रॉब्लम को पकड़ के उस पे डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। और अगर लगता है कि नहीं डिप्रेशन है, एंजाइटी या कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है, तो उसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया कभी जाता कभार है। मेडिकेशंस भी देना होता यस, है। एंगर मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा है तो विद मेडिकेशन प्लस थेरेपी। और अगर थोड़ा बहुत है तो सिर्फ थेरेपीज, कुछ एक्सरसाइजेज जो माइंड को रिलैक्स करे, गुस्से में अपने आप को कैसे शांत करें, जैसे तो वो सब की जाती है। पर ये तभी होगा जब कहीं ना कहीं ये पेशेंट जब सबसे पहले फिजिशियन के पास पहुंचा है, हाँ, तो और फिर वो हम आपको पास भेजें हाँ उसको, ताकि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हम्म, और मेडिकेशन हो सके। हो सके। यस। तो डॉक्टर नीना, हमें ये भी बताएं आप कि जैसे कि कई बार पेशेंट जो अपने पास हम्म सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर से हम्म रिलेटेड आ रहे हैं कि चेस्ट पेन, हेडेक और हम्म ये, जबकि उनको कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है। हाँ कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, जबकि उनको हम्म कोई सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हम्म ही बीमारियां मानसिक रूप से जुड़ी हुई है, तो इनको कैसे आप यस। मैनेज करते हैं? देखिए हो आपके नज़रिए से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यस। उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेट दर्द का मरीज आया, उसने एंडोस्कोपी करा ली, एसिडिटी की जांच करा ली, सब करा ली, पर स्टिल उसके पेट में जलन है। आप सारी रिपोर्ट्स पे वो नॉर्मल आ रहा है, सब कुछ करा लिया। ऐसे ही गले में दर्द वाला पेशेंट आ रहा है, ईएनटी वाले ने अपनी क्लियरेंस दे दी, मेरी तरफ से सब नॉर्मल है, पर वो दर्द तो असली है, वरना पेशेंट क्यों बोलेगा? तो वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो यस। आप आपकी जगह सही है कि आपने देखा, सारी जांच कराई, नॉर्मल है, उसे कहीं कोई शारीरिक रूप से बीमारी नहीं है, नहीं। पर उसे वो बीमारी है मानसिक रूप से, और इसे मानसिक। बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, कि शरीर में तकलीफ महसूस होना, ना तकलीफ होते हुए भी, पर वो तकलीफ महसूस हो रही है दिमाग से। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, फिर भी पेट में दिन भर जलन होना, कोई समस्या नहीं है, फिर भी कब्जी 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 महसूस होना, मुझे कब्जी है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मेरे मोशन साफ नहीं है, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कई बार पूरा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो कई बार 80 से 90% शारीरिक बीमारियां मानसिक होती हैं, पर लक्षण शरीर में आ रहे हैं तो पेशेंट की गलती नहीं है, शरीर वाले डॉक्टर के पास जाएगा। पेट की दिक्कत है तो गेस्ट्रो के पास जाएगा, आंखों की दिक्कत है तो ऑफ्थेल के पास जाएगा। एक पेशेंट था जिसको मेरे आई से नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था, दिल्ली तक दिखा लिया आंखों के डॉक्टरों को, पर एक एंटी डिप्रेसेंट से उसकी आंखें ठीक हो गई। कई बार पेशेंट इतनी इतनी फाइलें लेके आते हैं कि मैडम 5 साल से हम पेट के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आराम ही नहीं आ रहा है, पेट में जलन हो रही है। एक सिंपल एंटी डिप्रेसेंट से, एंटी एंजाइटी से उनकी जलन ठीक हो जाती है, क्योंकि कारण दिमाग में होता है, केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में होता है। और ब्रेन क्योंकि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो मास्टर कंप्यूटर है, वो तो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो उस हिस्से में कमी की वजह से दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है। तो पेशेंट अपनी जगह सही होता है, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो घर वालों को लगता है नाटक कर रहा है, परेशान कर रहा है, पर पेशेंट तो तकलीफ झेल रहा है। तो तब नज़रिया बदलना होगा, तो तब घर वालों को भी समझना होगा, और यहाँ पे मेन रोल फिजिशियन का है या डॉक्टर का है जो उसकी शारीरिक बीमारी देख रहा है, कि उसे कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करे साइकेट्रिस्ट के पास। और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अरे रेफर हम तो करें। पेट को दिखाने आए थे, आप दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों भेज कई रहे हो? बार पेशेंट एग्री नहीं होता है कि हमें मानसिक हाँ, बीमारी है। वो कहता ही नहीं, आप तो हमारे पेट का इलाज करो ना सर, हाँ। हम तो ये दिखाने आए, कई। आप क्यों हमें दिमाग के डॉक्टर के पास भेज रहे हो? क्योंकि वो लिंक नहीं समझ पाते कि दिमाग जुड़ा है पेट से, दिमाग जुड़ा है पूरे शरीर से। तो जो शारीरिक समस्याएं होती हैं जो हर टेस्ट पे नॉर्मल आ रही हैं, तो वो जुड़ी हैं दिमाग से। जैसे कई बार नींद नहीं आती, लोग बार बार आते हैं परेशान होते हैं, हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं नींद डिप्रेशन की वजह से नहीं आ रही, प्योर इंसोम्निया हो सकता है, एंजाइटी की वजह से नहीं आ रही, पर वो नींद की गोलियां लेते रहते हैं, वो आदत बन जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो अभी आपने पूछा कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन या जो सेक्सुअल हेल्थ वाली चीज़ है, तो कहीं ना कहीं 99% सेक्सुअल हेल्थ जो रिलेटेड है वो मानसिक स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। यस। क्योंकि सेक्स जो एक प्रोसीजर है वो ब्रेन से रिलेटेड है, अगर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है तो वो प्रोसीजर ही नहीं है। जेनाइटेलिया जो गुप्तांग होते हैं वो तो 1% मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो ब्रेन से होती है, हमारा जो कहते हैं कि जो एक्साइटमेंट होता है ब्रेन से होता है, ऑर्गेज्म ब्रेन से होता है, इजैकुलेशन ब्रेन से होता है। तो जब मानसिक रूप से इंसान तनाव में रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है, डिप्रेशन एंजाइटी में रहता है, तो वो अपने पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल हेल्थ को भी मेंटेन नहीं कर पाता, फिर उससे उसका डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है तो सेक्सुअल हेल्थ और कम होती है, उसको सोच के वो और डिप्रेशन में चला जाता है, वो लोगों से छुपाता रहता है, घर अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है,
वो दुनिया भर के आयुर्वेदिक गोलियां खा लेगा, ये खा लेगा, वो खा लेगा, और ज़्यादा लिवर किडनी खराब कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसे समझना चाहिए कि सेक्सुअल हेल्थ एक तरीके से मेंटल हेल्थ ही है, और उसे जाके साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। कई बार हमारे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं कि हम्म। हमें नाइट फॉल होता है या हाँ। मास्टरबेशन करते हैं और उनको गिल्ट फील होता है, हाँ। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? बच्चों में नॉलेज नहीं है कि मास्टरबेशन भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है या उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वो गलत फहमियों की वजह से गिल्ट और रिग्रेट में जीते हैं। उस पश्चाताप में, गिल्ट में रहते रहते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई और डिस्टर्ब होती है। जब और डिस्टर्ब होती है तो वो और डिप्रेशन में जाते हैं, तो और मास्टरबेशन करते हैं। कई बच्चे आते हैं जो पूरे पूरे दिन मास्टरबेशन करते हैं। ओह! तो उस वजह से वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये एक ऐसी साइकिल है जो बीच में तोड़ना जरूरी है। मास्टरबेशन बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, फिर डिप्रेशन बढ़ा तो और मास्टरबेशन बढ़ा, वो बढ़ा तो डिप्रेशन, तो तो ये ये एक लाइक साइकिल विशियस साइकिल की तरह वर्क विशियस करता है। साइकिल है। ये पॉजिटिव विशियस साइकिल है, इसे ब्रेक करना पड़ता है। ओह! और वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जब पेशेंट आता है, उसके डिप्रेशन लेवल हम असेस करते हैं, हम उसे दवा गोली स्टार्ट करते हैं, थेरेपीज स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर करते हैं, तब जाके बच्चे को चीज़ें क्लियर होती हैं। और ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं ओपीडी में। बस प्रॉब्लम ये होती है कि माँ बाप को बता नहीं पाते, माँ-बाप को नहीं दोस्तों बता को पाते, बता नहीं दोस्तों को पाते, बताने में शर्म आती है दोस्तों उन्हें। को, डॉक्टर को बताने में शर्म आती है। या बल्कि अगर ये तकलीफ है, बीमारी है, तो खुल के बताना चाहिए। पर समाज ऐसा है कि वो जज करता है, जज करके गलत नज़रों से देखता है। तो इस डर की वजह से नहीं बताया जाता। तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने की ज़रूरत है। माँ बाप को और ओपन होने की ज़रूरत है अपने खुलने की बच्चों, ज़रूरत है, खुलने खुलकर की। बात करने की बिल्कुल। ज़रूरत है अपने दोस्तों बिल्कुल। से, अपने इवन माता-पिता जो से। इतने ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, हुँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी यही कारण है कि माँ बाप अपने बच्चों से इतना खुल नहीं पा रहे। खुल नहीं पाते। बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अपने परेशान अंदर होता की बात रहता नहीं बता पाता है है, वो, नहीं बता पाता है। और वो इसलिए नहीं बता पाता है क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझे समझेंगे ही नहीं। समझेंगे नहीं। अगर मैं जाके बताऊंगा कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो घर वाले होंगे नाटक कर रहा है ये तो, इसके पास तो ड्रामा है, बहाना है, नहीं पढ़ने का क्या कमी है, अच्छा रूम है, अच्छी बुक्स है, अच्छी कोचिंग है, सब कुछ इतना अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है। वो ये नहीं समझ पाते कि पढ़ाई यहाँ से होती है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, खुश नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो कैसे पढ़ेगा। वो कारण होता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एनजाइटी, जिसमें ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस बच्चे की डाउन होने लगती है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कम या ज़्यादा, गुस्सा चिड़चिड़ापन उससे होने लगता है। पर ये स्थिति ना वो खुद समझ पाता है, और समझ जाए तो ना घर वालों को बता पाता है, बता दिया तो घर वाले नहीं समझ पाते हैं, समझ गए तो डॉक्टर को दिखाने में शर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा वो फिजिशियन के पास पहुँचेंगे, और अगर फिजिशियन नहीं समझ पाए तो वो साइकियाट्रिस्ट तक नहीं अप्रोच कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिजिशियन को ये सब चीज़ें अगर हाँ, पता हो, तो एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा कि टाइम पे बच्चा या बड़ा जिसको भी तकलीफ है वो सही जगह आ पाएगा, क्योंकि दिमाग भी एक शरीर का कई हिस्सा बार है। तो नीना ऐसा होता है कि जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो, तो वो उनको लगता है कि हम कोई पागल थोड़ी हो गए हैं कि यही वो हम पागलों के डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत गंदी एक्सेप्टेंस है, बहुत पुअर एक्सेप्टेंस है। लोग ये मानना नहीं चाहते कि दिमाग शरीर का हिस्सा है। जाके बाकी शरीर में जैसे विटामिन B12 कम हो गया, विटामिन D कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ब्रेन में भी कोई ना कोई विटामिन, न्यूरोट्रांसमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। और जब वो कम ज़्यादा होता है तो इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती है। तो हमें पेशेंट को कहीं ना कहीं एज ए फिजिशियन आपकी ड्यूटी होती है, या आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कंसोल बिल्कुल हम करें। पूरी कोशिश करते हैं और आगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे इस एपिसोड के बाद कि हम रेगुलर जो पेशेंट जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है हम्म। वो आपसे काउंसलिंग करें, आपसे मेडिकेशंस लें अगर ज़रूरत है तो। बिल्कुल रेगुलर। बिल्कुल, ताकि वो सही समय पे अगर अप्रोच कर पाएँगे ना, बिल्कुल, तो हम ताकि उनको ताकि फ़ायदा उनकी मिले। अवेयरनेस भी बढ़े। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो हमारे पहले आपके पास ही आएँगे। तो कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस अवेयरनेस, जागरूकता और स्वीकृति के लिए आप ही का रोल हाँ, हमसे ज़्यादा उनको है। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो उनकी बीमारी है वो ब्रेन से रिलेटेड है, मानसिक सोच की वजह से है। मानसिक सोच की वजह से है, मानसिक में जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उस वजह या से है। कई बार तो उनको बीमारी ही नहीं है, जैसे कि नाइटफॉल होना, एक मास्टरबेशन हाँ, करना, तो ये वो एक उन्हें एक लिमिट तक समझाना तो है। नॉर्मल है। हाँ, तो ये भी उन्हें पर समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो समझाना तो पड़ता गिल्ट है, में तो ये जा-जा के। काउंसलिंग के लिए हम आपके पास भेज सकते हैं उनको। यस, बिल्कुल। तो फाइनली एज अ फिजिशियन, शरीर के डॉक्टर, और एज अ साइकियाट्रिस्ट, ब्रेन के डॉक्टर, हम दोनों ही ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। बिल्कुल जुड़ी हुई है और कई बार ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां फिजिकली प्रेजेंट होती है, हम्म। ये हमें मानना पड़ेगा। और सही वक्त पर एक फिजिशियन को या जनरल प्रैक्टिशनर जो भी पेशेंट देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कब हमें किसी पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट को
के पास भेजना है ताकि उसका समय, अनावश्यक जांचें और पैसा, तीनों चीज़ें बच सके। कहीं ना कहीं शरीर जितना ज़रूरी है उतना ही दिमाग ज़रूरी है, क्योंकि जैसे शरीर की बीमारियां जितनी असली होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, मलेरिया, डेंगू, मानसिक बीमारियां भी उतनी ही असली होती है, उतनी ही रियल होती है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, शिजोफ्रेनिया हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहते हैं आप। तो मुझे लगता है कि शायद सबको हमारी कन्वर्सेशन सुननी चाहिए। बिल्कुल, सभी पेशेंट्स को और सभी डॉक्टर्स को ये कन्वर्सेशन सुनना चाहिए, जिससे कि उनको, डॉक्टर्स को और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। तो आई होप कि जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो शारीरिक हैं पर होती मानसिक है, या किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो अपने आसपास, अपने घर में उन लोगों को पहचानें, जज नहीं करें और साइकियाट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि मदद लेना एक ताकत की निशानी है, स्ट्रेंथ की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है, और सही रहना आपका हक है। थैंक यू।